25 और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 25। एक बार क्वेश्चन नंबर 25 और देख लेते हैं। डाउट में है भव्य के, तो एक बार और कर लो, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल्स भी देखे ना, उसमें क्या ठीक है, क्योंकि देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पता है ये मतलब ये लगा लो आप, ये सबसे डरावना चैप्टर है। बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से। हल्के वाले सवालों से नहीं, जो प्रूफ वाले रहते हैं, A+GM। ये देखना आप लोगों की क्लास में ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे जिन्हें नहीं आता होगा, ठीक है, बिकॉज दे अफ्रेड ऑफ दिस क्वेश्चंस। इधर ध्यान दीजिए। तो ABCD आपके पास RNGP किस में है? ये GP में है। आपको शो करना है कि A² + B² + C² ब्रैकेट B² + C² + D² इक्वल टू में होगा AB + BC + CD का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करवाना है, ठीक है। देखो प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके भी इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपने एक ऐसे तरीके से करना है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि ये चारों चीज़ें किस में? GP में। तो GP में तो हमें पता ही है कि भाई मतलब इसका रेशो और इसका रेशो सेम होगा। तो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, ये चारों की चारों GP में है, तो इसका मतलब B/A इक्वल होगा C/B के। एक ये कंडीशन हो गई, मतलब पहले ये अपॉन में ये इक्वल टू ये अपॉन ये, फिर C/B इक्वल होगा D/C के, ये एक कंडीशन हो गई। और एक ये भी हो सकती है कि B/A इक्वल हो D/C के। सही बात है ना। तो ये तीनों कंडीशन से हमें कुछ कंक्लूजन्स निकालने। कंक्लूजन ये है कि B² की जगह आप क्या लिख सकते हैं? AC। इधर कंक्लूजन है कि C² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD। और यहाँ पर कंक्लूजन है कि BC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD। ये तीन कंक्लूजन्स निकल गए आपके पास। अच्छा जी, अब हम अपने टू प्रूफ की तरफ वापस ध्यान दे लेते हैं। टू प्रूफ में कहा गया है कि A² + B² + C² और B² + C² + D² इक्वल होना चाहिए AB + BC + CD का होल स्क्वायर। यही है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा LHS को सॉल्व करेंगे और थोड़ा RHS को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। A² से मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर B² से मल्टीप्लाई कर दूँगा और फिर ऐसे ही C² से मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए इधर ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो आपने तीनों कंडीशंस निकाल ली, हम टू प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा सा LHS को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम RHS को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आइए करते हैं। तो मैं A² से सबको मल्टीप्लाई करूँगा, फिर B² से और ऐसे ही C² से। आइए A² से कर देते हैं। अल्फ़ाबेटिकली लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो A² B² A² C² A² D²। फिर ऐसे ही हम B से करेंगे, B⁴ B² C² और B² D²। फिर ऐसे ही C के साथ भी है, तो B² C² और प्लस C⁴, ठीक है, और प्लस C², ठीक है। अच्छा जी, RHS को और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। RHS को देखिएगा, A + B + C का होल स्क्वायर खुलेगा ये, ठीक है। तो मैं A + B + C का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपके पास A² प्लस B² और प्लस C² प्लस 2AB। सही है ना। देखो भाई, मैंने AB और BC को मल्टीप्लाई किया, तो A का A, B का स्क्वायर और C। सही है ना। 2AB तो लिखते हो आप, समझ में ना। या फिर AB से कंफ्यूज ना हो, 2XY, X का रोल कौन प्ले कर रहा है? AB, और Y का रोल कौन प्ले कर रहा है? BC। तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ऐसे ही 2YZ, तो मतलब इसको और इसको, तो याद रखिए C का तो स्क्वायर आ जाएगा और B और D आ जाएगा। वेरी गुड। तो प्लस 2BC² D एंड प्लस 2। अब इसको और तो यहाँ पर ABC और क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है। अब देखो आप कंपेयर करके देखो दोनों साइड, मतलब हमें इन दोनों को इक्वल करवाना है, ठीक है। मैं मतलब इसको इक्वल ना लिखें बीच में, ये LHS है और यहाँ इक्वल ना लिखें, ठीक है।
ये मतलब टू प्रूफ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अलग अलग सॉल्व करो। ये RHS, ये क्या है RHS, इक्वल नहीं लिखना है बीच में, फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। हाँ हमें टू प्रूफ यही करना था, ठीक है, बट हम LHS को अलग सॉल्व कर रहे हैं और RHS को हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। ये देखिए, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, ये रहा आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये रहा आपके पास सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये रहा आपके पास सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको एक बार लेफ्ट साइड में रख लीजिए, जो बचा हुआ है उसको साइड में रख लीजिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी साइड में ही है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। हमारा बचा हुआ है अभी हो क्या गया, पहले तो वो लिख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर। बचा क्या क्या है, बचा है आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या बचा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये हो चुके हैं, ये बच रहे हैं, ठीक है। बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ये कहाँ हो गया, वो वाला हो चुका है पहले वाला, ठीक है, और प्लस सी की पावर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो ये अलग ही है। अच्छा इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, बोलिए भाई। देखो ए सी की जगह अगर आप गौर करें, बी स्क्वायर की जगह हम ए सी लिख देंगे, बी स्क्वायर की जगह, हाँ ये भी लिख सकते हैं हम लोग। बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, ए सी लिख देते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे बी स्क्वायर है, इस बी स्क्वायर की जगह हम ए सी लिख देते हैं। इसके सी स्क्वायर की जगह भी हम क्या लिख देते हैं, बी डी लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाले तो हो ही चुके हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब ये जो बी स्क्वायर है इसको हम लोग 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सही है भाई। बी स्क्वायर की जगह आप ए सी लिख सकते हो, ए सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ए सी इंटू ए सी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह आपने बी डी लगा दिया, बी डी ऑलरेडी था वहाँ पे, तो आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट जो आपके पास बच रहा है, देखो भैया हम लोग देखो ए डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर सी बिल्कुल सही बात है। हम ए डी की जगह हम लोग देखिए बी सी लिख सकते हैं, तो हम इस ए और डी की जगह क्या लिख देंगे, 2 बी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया बात। अब ये जो भी 2 वाले हैं इनको एक्सपैंड कर दीजिए, इन्हें क्या कर दीजिए, एक्सपैंड। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सही है ना, 2 बार लिख दिया। उस तरफ सी कर दो ना, कहाँ से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को c4 लिख सकते हैं, c की पावर 2c4 हो जाएगा। तो फिर दोबारा C4 में फिर कन्वर्ट करो। एक ही तो C4 चाहिए, 2 थोड़ी चाहिए। अरे यहाँ कर लेंगे ना, एक को बने रहने देंगे, बन जाएगा ना। ए स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो एक तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। फिर ऐसे ही यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं 2 बी स्क्वायर डी स्क्वायर को, इसको हम क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। जो चीज़ चाहिए वही बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं इसको, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ तक, यहाँ 3 हो चुके हैं ये। अच्छा सॉरी, एक बार अलग, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ पर प्लीज़, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, आपको चाहिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर से रिलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रहा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है। अच्छा और क्या चाहिए, ए स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा और क्या चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, ये रहा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एक ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन हमें B4 चाहिए। तो आप एक काम करो, आप थोड़ा सा बी स्क्वायर की तरफ देखें। बी स्क्वायर लाने के लिए आपको ए सी चाहिए था, और मेरे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर मैं इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर करता हूँ तो b की पावर 4 किसके इक्वल होगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर के, हाँ या ना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बाकी जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बचा हुआ है
इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, b की पावर 4। आया समझ में? अच्छा, ऐसे ही आपको c की पावर 4 भी चाहिए तो c की पावर 4 देखो b स्क्वायर d स्क्वायर से मिलेगा। भाई एक बार c की पावर 4 वाला सिस्टम समझाते हैं, समझ में नहीं आता। भाई देखो c स्क्वायर d स्क्वायर किसके इक्वल है, bd के। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो मुझे c की पावर 4 कैसे मिलेगी, b स्क्वायर d स्क्वायर से तो मिलेगी। तो भाई b स्क्वायर d स्क्वायर तो है मेरे पास, ये रहा है, ये इससे मिलेगा b की पावर 4, इससे मिलेगा, अब b कह रहा हूँ, इससे b की पावर 4 नहीं, इससे c की पावर 4 मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, और इससे मिलेगा आपको b की पावर 4। तो भाई ये भी डन हो जाएंगे ना मामला, हाँ या ना। हाँ भैया, और ये करते और हैं LHS बस एक दिक्कत है खाली, अब दिक्कत खाली सिर्फ इसकी है, मेरे पास एक b स्क्वायर c स्क्वायर है और यहाँ बचा भी सिर्फ एक ही चीज़ है a स्क्वायर। bc इक्वल टू 8 लिख सकते हैं तो भाई आपके पास है तो सिर्फ bc किसके इक्वल है, तो b स्क्वायर c स्क्वायर को आप क्या लिख देना, a स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप इसको तो एज इट इज ही चला लो या फिर इसको यहीं पर ख़त्म कर दो, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, RHS को और सॉल्व करें। तो ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये भी हमें चाहिए a स्क्वायर c स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, b स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख देंगे, c स्क्वायर। भैया ये और छोटा हो सकता है। हाँ बाबू बिल्कुल हो जाएगा। और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर, आपका LHS बिल्कुल RHS के इक्वल जैसे, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही एक तरीका है, लेकिन ये एक तरीका है। ये इस तरीके में भी और छोटा है। और बताओ, a स्क्वायर c तो और भी तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं LHS को कम सॉल्व करना चाहता तो इसलिए मैंने इसको कम सॉल्व, RHS पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसको टेस्ट में जरूर देना फिर देख। ठीक है। तो आपका LHS इक्वल टू में क्या हो जाएगा, या देख ले तो पता कौन RHS हैंस। और भी तरीके हैं भैया वो इसको आप गलत देख नहीं करेगा लीजिए। वो। नहीं करेगा, कैसे गलत कर देगा, क्या हमें बातें कर रहे हो, प्रूव भी तो करना, प्रूव हम किसी ना प्रूव भी तो करना है, कैसे भी कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन भाई मैं बोल रहा हूँ पानी पीना है, तुम बोल रहे हो ठीक है मैं तो लेबोरेटरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाऊंगा फिर H2 बनाऊंगा फिर पीऊँगा। और एक बार को ये कह रहा है कि भाई मैं तो घर में जाऊँगा आर ओ का वो नैप टैप खोलूँगा पानी भरूँगा पी लूँगा। तो भाई पानी तो पीना है, तो कैसे भी कर लो, प्रूव करना है कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट बनना मतलब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर। सर्टेन कल्चर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक जैसे डिश लेते थे ना, जैसे मतलब दही लेते हैं तो दूध जमाते हैं, फिर उसके अंदर एक कल्चर हो जाता है उसमें यीस्ट का कल्चर हो जाता है ना। कल्चर का मतलब है उगाना, बढ़ाना उसको। हाँ मैं वही सोच रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे कल्चर क्लियर कर रहा हूँ। कल्चर का मतलब हो रहा है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ जो करवाते हैं ना जानबूझ के, उसको कल्चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कल्चर। तो एक नंबर ऑफ बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, एक कल्चर कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं मतलब खेती कर रहे हैं, किसकी, बैक्टीरियाज की। तो मतलब बैक्टीरिया बढ़वा रहे हैं, खेती मतलब वो फावड़े और उससे नहीं, मतलब जैसे हम लोग नहीं करते दही में हम यीस्ट की खेती करते हैं तभी तो दही जमती है, दैट इज़ अ कल्चर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बैक्टीरिया का भी एक कल्चर हो रहा है। तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर, हर घंटे वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। मतलब पहले x थे तो 1 घंटा निकला तो कितने हो जाएंगे, 2x, अगले में कितने हो जाएंगे, 4x। मैडम जी डबल हो जाते हैं, जैसे अब 2x हो गए ना, 2x का डबल, 2x का फिर डबल, फिर जो आएगा उसका डबल, ऐसे कर करके डबल होता चला, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 एवरी टाइम, ठीक है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब क्या है इसका, स्टार्टिंग में अगर 30 बैक्टीरिया हैं तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर, 4th आवर एंड nth आवर। पूछा है 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 4 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, और nth घंटे बाद कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, ये 4 है नहीं है। ठीक है, ओके। तो आइए देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में कितने, अरे स्टार्टिंग में कितने, 1 घंटा बाद कितने हो जाएंगे, 7। उसके 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, उसके 1 घंटे बाद 240। ऐसे करते 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 आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है, हाँ जी। देखिएगा यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो यहाँ पर है, एंड ऑफ 2nd आवर,
2 घंटे बाद, तो स्टार्टिंग में इतना था, 1 घंटे के एंड के बाद इतना हुआ है। मतलब जब आपने 1 घंटे का एंड निकालना है तो 8-2 निकालेंगे। 2 घंटे का एंड निकालना है तो क्या निकालेंगे? 8-3 निकालेंगे। बच्चे क्या करते हैं? 8-2 ही निकाल देते हैं, जो कि गलत है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एंड ऑफ मतलब ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई, ए कितना है 30 है, और ये भी समझ में आ रहा है आपको आर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सही है ना? ठीक है, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A2 अपॉन में A1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 अपॉन में 30, आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, हमसे पूछा है एंड ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो उसके लिए भैया हमें फाइनल निकालना पड़ेगा 4। अब वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। तो एंड ऑफ बैक्टीरिया ऑफ सेकेंड आवर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ सेकेंड आवर, तो क्या निकालोगे भाई आप? A3 निकालेंगे, AR नहीं निकालेंगे, A3 निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? AR स्क्वायर। AR स्क्वायर मतलब A की वैल्यू कितनी है? 30, और R की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 30 इंटू में 4, और यहाँ पे आंसर आएगा। तो मतलब सेकेंड आवर के बाद, तो देखिए ना, ये फर्स्ट आवर में इतना हुआ था, एंड के बाद इतना है। सेकेंड ईयर का जब सेकेंड आवर का जब एंड होगा तो 120 ही होंगे। सही बात। अब उसने बोला फोर्थ आवर, उसने पूछा है फोर्थ आवर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ फोर्थ आवर, तो ऑब्वियसली बात हम क्या निकालेंगे? A5 निकालने के लिए AR की पावर। आया समझ में? ठीक है, थोड़ा सा ना एनालाइज ज़रूर किया करो एक बार क्वेश्चन को, स्पेशली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ऐसी रैंडमली मत चल दिया करो, थोड़ा सोचा करो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू आपके पास 30 है, R की वैल्यू आपके पास 2 है, पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है लकी? 32। 16 होता है। 16 3 से कितना जाएगा? 48। 48 भैया। 48 होगा भैया कहाँ? ठीक है, अच्छा जी, अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया। एन वाले में नहीं दिक्कत है भैया, ये नहीं वही तो बात है, एन निकालो एंड ऑफ nth आवर। एक टर्म में पहले दे रखी थी उसने, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर। अब nth आवर अगर निकालना है तो आप क्या निकालेंगे? A n+1, एक एक्स्ट्रा ना, नहीं? तो ऑब्वियसली बात है आप AR की पावर n निकाल लोगे। सही है, और यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 30, R की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर n, यहाँ कितना हो जाएगा? 60n। बहुत बढ़िया प्रशांत, बहुत बढ़िया। ये वो बच्चे हैं जो 3 इंटू 2 की पावर 5 है, तो इसको 3 2 6, 6 की पावर 5 लिख देते हैं। मैं क्या करूँ, आप आपकी हरकतें ऐसी है प्रशांत। ये वर्ड भी तो बनाया है। ठीक है, तो आंसर यही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी वैसे बेस तो सेम बनेंगे नहीं। ठीक है, ये दिस इज द आंसर। ठीक है, कॉमन कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई में है, प्लस में होते माइनस में हो तो कॉमन भी निकलता है, मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं निकलता। क्लियर है? और एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, 30 इंटू 2 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में 31 क्या लिखा हुआ है? व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years after it deposits in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। अब मुझे एक मिनट, अब मुझे एक बात बताओ पहले आप कि उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? मीनिंग मीनिंग क्वेश्चन का मतलब बताइए बाबू, प्लीज़ क्वेश्चन देख लो।
अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स आफ्टर ए डिपॉजिट इन अ बैंक, मतलब 500 रुपये हैं, आपने उसको उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 10 साल। ये पूछ रहा है 10 साल बाद वो कितने बन जाएंगे। 10% हर साल। अगर बैंक 10% कंपाउंडेड एनुअली का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो पहले तो आप अमाउंट का फॉर्मूला सीख लीजिए। भाई वो तो ठीक है। एक डाउट और है, बाबू मैं थोड़ा पहले करवा दूँ उसको। जो ये मूल ब्याज वाली जितने क्वेश्चन रहे हैं ना, मैं इसके लिए एक स्पेशल क्लास लूँगा। हाँ। अब पहले मुझे समझा लो। या देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में R अपॉन में 100 होल की पावर T। ठीक है, अमाउंट का ये फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T। T stands for time, R stands for rate of interest and P stands for प्राइस। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 500 है, 1 प्लस में R कितना है 10/100 और होल की पावर 10। 10 साल बाद मतलब ये है। हाँ जी, 10 साल बाद आपको इस सेंस मिल जाएगा। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे आप इसको अगर आप इसे काट भी लेते हैं तो 1.1 की पावर। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आंसर यही है। ठीक है, बट हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे कैसे करना है जीपी, क्योंकि ये क्वेश्चन जीपी का है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम यहाँ पे ना एक चीज़ देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में कितना रुपया रहा होगा। ठीक है, ये आपका A1 है और अगले साल यही 500 रुपये कितने बन गए होंगे। 10% निकाल दो, प्लस कर दो तो A21 निकल नहीं वैसे निकालेंगे ना अमाउंट वाले फॉर्मूले से। P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में R अपॉन में 100 ऐसे से निकालेंगे ना। तो आप थोड़ा सा यहाँ गौर करिए कि या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो देखो ऐसा देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। यही तो दिक्कत है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस नहीं पता क्या होता है। प्रॉफिट लॉस। भाई देखो सीख लो क्या होता है। देखना बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा, ठीक से समझना। ठीक है, मान लो आपने किसी से पैसे लिए 100 रुपये, ये हम सिंपल इंटरेस्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले साल की बात है, फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर। और कितने रेट से लिए मैंने 10% से, 10% का ब्याज लगा लो एक साल में। फिर जब हिसाब होने की बारी आई तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बैठ गया, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100 होता है। P कितना है 100, R कितना है 10, कितना टाइम हो गया 1 साल, अपॉन में 100, ये से कट गया, आंसर कितना बैठा 10। मतलब ब्याज इंटरेस्ट कितने रुपए का बैठ गया 10 रुपये। तो मेरी अमाउंट कितनी हो गई, प्रिंसिपल प्लस में 110 हो जाएगी। R इज़ द रेट, R इज़ द रेट। मैं सिखा दूंगा आपको, जो आप लोगों के देहाती में ही बोलते हैं 2.5 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा। आई एक्सप्लेन दैट थिंग ऑल्सो, बट नॉट टुडे, बट टुमारो आई एक्सप्लेन दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है, उससे क्या होगा, घर वालों को आपकी मैथ्स के ऊपर डाउट नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। ट्रेन। ठीक है, ट्रेन में नहीं, मेरे घर पे हुआ था। हमारे मतलब उसमें पापा ने मेरे को बोला हाँ भाई 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से निकालना। मतलब हमें क्या पता सैकड़ा क्या होता है, 2 रुपया सैकड़ा क्या होता है ये। फिर मुझे बाद में बताया पापा ने कि क्या होता है। तो मैं भी आपको यही चीज़ बताऊंगा कि क्या होता है वो चीज़, क्योंकि अगर वो पता चल जाएगा ना तो आप निकाल लोगे। तो प्रिंस तो अमाउंट कितना हो गया, मतलब अगर 1 साल के बाद अगर मैं देखूँ तो ये 500 रुपये कितने के बन जाएंगे। अच्छा 100 रुपये कितने के बन जाएंगे, 100 और प्लस में 10 कितना हो गया 100। मतलब 1 साल के एंड के बाद अगर मुझे पैसे रिटर्न करने हैं तो मैं 110 रुपये रिटर्न करूँगा, ना कि 100 रुपये। अच्छा मान लो मैं किसी हादसे की वजह से या कुछ हो गया, मेरा मन नहीं है या कुछ भी है, मैं नहीं पैसे देना चाहता जिज्ञासु को वापस, तो सेकेंड ईयर अब जिज्ञासु मैं तो दे दिए, चलो कोई बात नहीं। तो इधर देखो, अब सेकेंड ईयर के लिए 110 का लगेगा वो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यही बात बिगड़ जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता ये, तो जो ब्याज आपका लगा है
वो भी तो मैंने वापस नहीं दिया, मतलब मैंने वापस नहीं दिया ना। तो जिज्ञासु के मेरे ऊपर कितने रुपए निकलते हैं? 100 रुपए निकलते हैं कि 110 रुपए निकलते हैं? 110 निकलते हैं, क्योंकि 10 रुपए की उसने ब्याज भी तो कमा ली और मैंने तो कुछ नहीं दिया उसको। तो अब मेरे पास उसके 100 रुपए नहीं है, 110 रुपए हैं। ये बात कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात कौन कहता है? लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि अभी भी प्रिंसिपल कितना है? 100 ही है और रेट कितना है? 10% ही है। और अमाउंट अगर अभी भी निकालूंगा तो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट निकलेगा, तो मतलब अगले साल का इंटरेस्ट भी 110 रुपये ही बनेगा। लेकिन अगर मुझे 2 साल के एंड के बाद अगर हिसाब करवाना है तो 110 प्लस 110 मतलब 220 रुपये मुझे इसको देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट निकला है वो प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता। प्रिंसिपल वही चलती रहती है जितने पैसे उधार पे लिए गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 110 कैसे हो जाएंगे जब 10 रुपए आप दे रहे हो उसको एक साल में एक्स्ट्रा, तो दूसरे बाबू साल हर उसको- साल का अलग निकलता है सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल में कितना इंटरेस्ट बना? 10 रुपया। अगले साल में भी कितना इंटरेस्ट बनेगा? 10 रुपए तो 120 हो गए। अरे सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 220 कैसे सुना दी मैंने? 120 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 120। सॉरी, माय मिस्टेक। बात समझ में आ रही है? देखो मेरी बात दोबारा सुनो भाई। मुझे बताओ पहले साल के बाद कितना हिसाब बैठ गया था? 110। अब जब अगले साल का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला हम लोगों ने तो कितना इंटरेस्ट बैठा? 10 रुपये फिर से, क्योंकि 100 रुपये ब्याज थी, 10 रुपये के हिसाब से हमने फिर निकाला तो इंटरेस्ट कितना बैठा? 10। अब मुझे बताओ टोटल अमाउंट कितनी होगी? 100। अब अगर मैं तीसरे साल का भी निकलवाऊँ, मान लो मैंने दूसरे साल में भी नहीं किया हिसाब, तो अगर मैं तीसरे साल में जाऊँगा तो क्या निकालूंगा? 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब हर साल मेरा इंटरेस्ट 10 वही है जो पहले साल था। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तो आपका फिक्स है, बढ़ तो रहा ही नहीं है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? मान लो जैसे प्रिंसिपल था, कितना था? 100। पहले साल की बात हो रही है यहाँ पर, फर्स्ट ईयर की। रेट कितना चल रहा है? 10%। सही बात है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10 रुपया, हमने पहले करके बैठे हैं, प्रोसेस वही है। अच्छा, अमाउंट कितना बैठेगा? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये 110। इसका भी हिसाब 110 ही बैठता है पहले साल के लिए। लेकिन जब आप इसी को सेकंड ईयर पे ले जाओगे, मान लो नहीं किया पेमेंट और सेकंड ईयर पे आ गए, तो अब जिज्ञासु बोलेगा ये भैया प्रिंसिपल 110 है ना कि 100 रुपया। मतलब अब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। अब उसके मेरे पास कितने पैसे निकलते हैं अगले साल के लिए? 110 रुपये। तो मतलब अब जो रेट लगेगा 10% का और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अब वो 10 रुपये नहीं होगा। देख लो आप, प्रिंसिपल इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में कितना? 100। प्रिंसिपल कितना है? 110। रेट कितना है? 10। टाइम कितना है? 1 अपॉन में 100। 0 0 गया, 0 0 गया, कितने रुपये कैलकुलेट हुआ? तो इंटरेस्ट कितना हो गया? तो अब अगर अमाउंट बनेगा तो 121 रुपये बनेगा, ना कि 100। फर्क समझ में आ रहा था? बाकी हम लोग और कल एक्सप्लेन कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।